Good morning, students. In our last class, we were discussing the mineral riches in the soil. In that, we have discussed कि plants को अपना nutrition soil से मिलता है और जो soil है वो भी हमारे लिए एक बहुत important resource है. Till here we have discussed. Now, from today, we are going to start with the activity 14.10. In this, take some soil and put it into a beaker containing water. The water should be at least 5 times the amount of soil taken. आपको कुछ सॉइल लेना है और उसको आपने एक बीकर में डाल दिया जिसमें कि पहले से पानी भरा हुआ है. जो वाटर हम ले रहे हैं वो एटलीस्ट 5 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए जितनी हमने सॉइल ली है उससे. स्टर द सॉइल एंड वाटर वाइगरसली. अब हमने जो सॉइल है उसको अच्छे से मिक्स किया वाटर में. एंड अलाउ द सॉइल टू सेटल डाउन. ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम. उसके बाद हमने उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया ताकि जो सॉइल है वो सेटल डाउन हो जाए बीकर में. और 5 मिनट बाद हमने उसको चेक किया. राइट मतलब कुछ समय बाद हमने उसको चेक किया. इज़ द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द बीकर होमोजेनस और हैव लेयर्स फॉर्म्ड. क्या नीचे जो सॉइल जमा हुई है वो एक जैसी हुई है या अलग अलग लेयर्स बन गई हैं. इफ़ लेयर्स हैव फॉर्म्ड, हाउ इज़ वन लेयर डिफरेंट फ्रॉम अनदर. क्या अगर अलग अलग लेयर्स बन गई हैं तो एक लेयर दूसरी लेयर से कैसे डिफरेंट है, उनमें क्या डिफरेंस है. इज़ देयर एनीथिंग फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर. क्या वाटर की सरफेस पे कोई चीज़ फ्लो भी कर रही है या सारा का सारा सॉइल जो है वो नीचे जमा हो गया है. Do you think some substance would have dissolved in the water? How would you check? क्या कोई ऐसा भी सब्सटेंस है जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो गया है, घुल गया है. और अगर ऐसा कुछ है तो हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो ऐसा क्या सब्सटेंस है जो कि वाटर में घुल गया है. सो एज यू हैव सीन, सॉइल इज़ अ मिक्सचर. आपको ये चीज़ पता है कि जो सॉइल है वो क्या होता है, एक तरह का मिक्सचर होता है. इट कंटेन्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक ऑफ डिफरेंट साइजेज. उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं रॉक के जिनका साइज़ अलग अलग होता है. इट ऑल्सो कंटेन बिट्स ऑफ डिकेड लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज़ कॉल्ड ह्यूमस. ऑल्सो उसमें डेड और डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिसको कि हम ह्यूमस बोलते हैं. राइट. In addition, soil also contain various forms of microscopic life. और इन सब के साथ साथ सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं. द टाइप ऑफ सॉइल इज़ डिसाइडेड बाय द एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल्स फाउंड इन इट. सॉइल का टाइप कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो सॉइल है वो किस टाइप की है. तो सॉइल के टाइप को डिटरमाइन करने के लिए जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ कैसा है उससे हम पता लगा सकते हैं कि जो सॉइल है वो किस टाइप की है. एंड द क्वालिटी ऑफ सॉइल इज़ डिसाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ ह्यूमस एंड द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म फाउंड इन इट. और जो सॉइल की क्वालिटी है मतलब कौन सी सॉइल ज़्यादा फर्टाइल है, क्या उसकी फर्टिलिटी की क्वालिटी है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उस सॉइल में कितना ह्यूमस है और उसके अलावा उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितनी मात्रा में हैं और कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस सॉइल में रहते हैं. ह्यूमस इज़ अ मेजर फैक्टर इन डिसाइडिंग द सॉइल स्ट्रक्चर. जो ह्यूमस होती है वो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सॉइल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में. राइट. बिकॉज it causes the soil to become more porous and allow water and air to penetrate deep underground. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो सॉइल होती है, जो ह्यूमस होती है, उसी के कारण जो सॉइल है वो पोरस होता है और उसी के कारण जो वाटर और एयर है वो अंडरग्राउंड तक जा पाता है. राइट. मतलब अगर ज़्यादा ह्यूमस होगा तो सॉइल ज़्यादा पोरस होगा जिससे वाटर और एयर इजीली डीप तक जा पाएंगे. The mineral nutrients that are found in a particular soil depends on the rock it was formed from. जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं किसी भी सॉइल में, किसी पर्टिकुलर सॉइल में जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं कि वो सॉइल किस टाइप के रॉक से बनी है. द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ अ सॉइल, द अमाउंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट इन इट
and the depth of the soil are some of the factors that decide which plant will thrive on the soil. और ये सारे फैक्टर्स जो आपको दिए हुए हैं, ये सारे फैक्टर्स क्या डिटरमाइन करते हैं कि किस टाइप की का प्लांट उगने वाला है उस सॉइल में, राइट। उस सॉइल का जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है, उसमें कितनी ह्यूमस है और सॉइल की गहराई कितनी है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो सॉइल किस टाइप के वेजिटेशन के लिए अप्रोप्रिएट है। Thus, the topmost layer of the soil that contain humus and living organisms, in addition to the soil particles, is called the topsoil. जो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, जिसमें कि ह्यूमस और लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं, उस टॉप लेयर को हम क्या बोलते हैं? टॉप सॉइल. The quality of topsoil is an important factor that decides biodiversity in that area. और टॉप सॉइल की जो क्वालिटी है वही ये डिटरमाइन करती है कि उस पर्टिकुलर एरिया में बायोडाइवर्सिटी कितनी होगी, मतलब अलग अलग टाइप के जो वेजिटेशन होगा उसमें कितने टाइप के प्लांट्स आपको उस सॉइल पर देखने को मिल सकते हैं। ये चीज़ भी यही फैक्टर जो है वो डिटरमाइन करता है। मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। जो मॉडर्न फार्मिंग होती है, तो मॉडर्न फार्मिंग में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। यूज़ ऑफ दीज सब्सटेंसेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन डिस्ट्रॉय the soil structure by killing the soil microorganisms that recycle nutrients in the soil. और अगर आप बहुत ज़्यादा समय तक इन केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, जो सॉइल के न्यूट्रिशन हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, राइट। इट कैन डिस्ट्रॉय द सॉइल स्ट्रक्चर बाय किलिंग द सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाएंगे अगर आप ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे तो। और जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही मर जाएंगे तो जो सॉइल की न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होंगे और द सॉइल विल बिकम barren. It also kills the earthworm which are instrumental in making the rich humus. आपको पता है सॉइल में अर्थवॉर्म्स भी रहते हैं, राइट। और जो अर्थवॉर्म्स रहते हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमस बनाने के लिए। मतलब जो सॉइल होता है उसमें ह्यूमस का कंटेंट कौन बढ़ाता है? अर्थवॉर्म्स. फर्टाइल सॉइल कैन क्विकली बी टर्न barren if sustainable practices are not followed. जो फर्टाइल सॉइल है वो बैरन बन सकती है, मतलब बंजर बन सकती है, अगर हम सूटेबल प्रैक्टिसेस फॉलो ना करें तो। रिमूवल ऑफ यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड एडिशन ऑफ अदर substances which adversely affect the fertility of soil and kill the diversity of organisms that live in it is called soil pollution. तो जब सॉइल में कुछ इस तरह की चीज़ें ऐड हो जाएं जो हमारे लिए अनवांटेड है, अनयूज़फुल है, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को अफेक्ट करे, एडवर्सली अफेक्ट करे आई शुड से, तो जिन जिन चीज़ों के कारण सॉइल की फर्टिलिटी या सॉइल की क्वालिटी एडवर्सली अफेक्ट होती है वो उन सभी चीज़ों को सॉइल में मिलने को हम बोलते हैं सॉइल पोल्यूशन, राइट। द सॉइल दैट वी सी टुडे The soil that we see today in one place has been created over a very long period of time. आज अगर हम देख रहे हैं कि किसी जगह पे सॉइल है तो वो जो सॉइल बनी है उसको बनने में बहुत लंबा समय लगा है, राइट। तो सॉइल की एक लेयर बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। However, some of the factors that created the soil in the first place and brought the soil to that place may be responsible for the removal of the soil too. और जो फैक्टर्स सॉइल के फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल रहते हैं वही कुछ फैक्टर्स जैसे कि वाटर हो गया, एयर हो गया, वही कुछ फैक्टर्स सॉइल के इरोजन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल माने जा सकते हैं।
मतलब उन्हीं के कारण जो सॉइल है वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होती है वाटर के फ्लो के साथ या एयर के फ्लो के साथ, राइट। द फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल में बी कैरीड अवे बाय फ्लोइंग वाटर और विंड। और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, वो विंड के साथ या वाटर के साथ फ्लो अवे हो जाते हैं। पानी अपने साथ उनको बहा कर ले जाता है या हवा उनको अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। इफ़ ऑल द सॉइल गेट्स वॉश्ड अवे एंड द रॉक्स अंडरनीथ आर एक्सपोज्ड, वी हैव लॉस्ट अ वैल्यूएबल रिसोर्स बिकॉज वेरी लिटिल विल ग्रो ऑन द रॉक। और अगर सॉइल इसी तरह से इरोजन होता रहा, वाटर या एयर उसको अपने साथ बहा कर ले जाते रहे, तो क्या होगा, हमारे पास बहुत कम सॉइल बचेगा जो कि एक बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है। और इन दैट केस हमारी जो एग्जिस्टेंस है दैट वुड गेट अफेक्टेड एडवर्सली, राइट। लेट अस डिस्कस दिस एक्टिविटी। टेक 2 आइडेंटिकल ट्रेज एंड फिल देम विथ सॉइल। आपने 2 आइडेंटिकल ट्रेज ली और उनमें एक जैसी सॉइल फिल की। प्लांट मस्टर्ड और ग्रीन ग्राम और पैडी इन वन ऑफ द ट्रे एंड वाटर बोथ द ट्रेज रेगुलरली फॉर few days till the first tray is covered by plant growth। अब आपने क्या किया, एक ट्रे में या तो मस्टर्ड या ग्रीन ग्राम या पैडी मतलब चावल बो दिए और उसके बाद कुछ हफ्तों तक उसको पानी दिया अच्छे से, तब तक जब तक कि जो पहली ट्रे है उसमें जो भी प्लांट आपने बोया है वो उग ना जाए। नाउ टिल्ट बोथ द ट्रेज एंड फिक्स देम इन दैट पोजीशन। अब आपने क्या किया, दोनों ट्रेस को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया और उनको उसी पोजीशन में फिक्स कर दिया। मेक श्योर दैट बोथ द ट्रेज आर टिल्टेड एट द सेम एंगल। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो दोनों ट्रेज हैं वो सेम ही एंगल पे आप टिल्ट करें, सेम एंगल पे झुकाएं। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर जेंटली ऑन बोथ द ट्रेज सच दैट वाटर फ्लोज आउट ऑफ द ट्रे। अब जैसे ही आपने उसको टिल्ट किया तो आप थोड़ा सा जो पानी है हम उस ट्रे पर डालेंगे ताकि जो पानी है वो ट्रे से बाहर आने लगेगा क्योंकि जो ट्रे है वो टिल्टेड है। नाउ स्टडी द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ कैरीड आउट ऑफ द ट्रे इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन बोथ द ट्रेज सेम इन बोथ द ट्रेज। अब हमको ये देखना है कि दोनों ट्रेज में कितना पानी बाहर आ रहा है, क्या दोनों में से जो पानी बाहर आ रहा है उसका कंटेंट सेम है। नाउ pour equal amount of water on both the trays from the height। अब आपने क्या किया, एक थोड़ी सी हाइट से दोनों ट्रेज में वाटर डाला। pour 3 or 4 times the amount that you poured earlier। और अब की बार जो आपने पानी डाला वो 3 से 4 गुना ज़्यादा होना चाहिए जितना आपने पहले पानी डाला है उसके कंपैरिजन में। Now study the amount of soil that is carried out of the tray now। is the amount same in both the trays। तो ऑब्वियसली जब आप एक हाइट से पानी डालोगे तो उसके कारण कुछ सॉइल जो है वो ट्रे से बाहर आ जाएगी, राइट। तो क्या दोनों ट्रेज में से जितनी सॉइल बाहर आई है क्या उसका कंटेंट सेम है। इज द अमाउंट ऑफ सॉइल that is carried out more or less or equal to the amount of water washed out earlier। क्या जितना सॉइल बाहर आया है वो इक्वल है, सेम है जितना सॉइल पहले बाहर आया था उसके कंपैरिजन में। तो स्टूडेंट्स जब आप ये चीज़ें ये एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करके देखेंगे तो आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि जिस ट्रे में आपने पैडी या ग्राम उगाया है वहाँ पर जो सॉइल का लॉस है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू दूसरी सॉइल जहाँ पर आपने कोई भी प्लांट नहीं उगाया है। सो व्हाट इज़ द रीज़न, बिकॉज जब आपने प्लांट उगाया है एक ट्रे में तो उस प्लांट की जो रूट्स हैं वो सॉइल को अपने में बाइंड करके रखती हैं और जब वो सॉइल को अपने में बाइंड करके रखती हैं तो उससे सॉइल इरोजन जो है वो कम होता है, राइट। तो इसीलिए अगर हमको सॉइल इरोजन को रोकना है तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए ताकि जो प्लांट की रूट्स हैं वो सॉइल को अपने आप में बाइंड कर लें और जो सॉइल इरोजन है वो कंट्रोल हो सके।
The roots of the plant have an important role in preventing soil erosion. प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सॉइल इरोजन को रोकने के लिए. The large scale deforestation that is happening all over the world not only destroys biodiversity, it also leads to the soil erosion. और जो लार्ज स्केल पर इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है पूरे वर्ल्ड में, वो ना सिर्फ हमारी बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है बट उसके कारण सॉइल इरोजन भी होता है. टॉप सॉइल दैट इज़ बेयर ऑफ वेजिटेशन इज़ लाइकली टू बी रिमूव्ड वेरी क्विकली. जो टॉप सॉइल होती है उसको मोस्ट फर्टाइल कंसिडर किया जाता है, और जब वो टॉप सॉइल सबसे फर्टाइल होने के बावजूद जो सॉइल इरोजन होगा वो सबसे पहले किसका होगा? टॉप सॉइल का, क्योंकि वाटर या एयर सबसे पहले अपने साथ टॉप वाली लेयर को उठाकर ले जाएंगे. एंड दिस इज़ एक्सेलरेटेड इन हिली और माउंटेनियस रीजन, और ये हिली रीजन में ज़्यादा होता है, माउंटेनियस रीजन पे ज़्यादा होता है. दिस प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिवर्स, और एक बार अगर सॉइल इरोजन हो गया तो फिर से उस सॉइल की लेयर को वहाँ पर जमने में बहुत समय लगता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो सॉइल है वो लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होने में कई 100 सालों का समय भी लगता है नेचुरली. Vegetative cover on the ground has the role to play in the percolation of water into the deepest layer too. और अगर किसी सॉइल पर वेजिटेशन होगी तो उस वेजिटेशन से क्या होगा? जो सॉइल इरोजन है वो कम होगा और जो सॉइल का लॉस है वो भी कम होगा, राइट? सो इन दिस वे स्टूडेंट्स वी कैन से दैट द सॉइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर and it has so much importance whenever we are talking about the natural resources, right? Now the next topic that we are going to discuss here is the biogeochemical cycles. Now what do we mean by the biogeochemical cycles? A constant interaction between the biotic and abiotic components of the biosphere make it a dynamic. आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे एनवायरनमेंट में दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स. जो बायोटिक फैक्टर्स या बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उसमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, राइट? और ये भी आपको पता है कि जो बायोटिक कंपोनेंट हैं और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप होती है, बट स्टेबल सिस्टम. उन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो डायनामिक होता है, मतलब हमेशा चेंज होता रहता है, लेकिन एक स्टेबल सिस्टम रहता है. These interactions consist of the transfer of matter and energy between the different components of the biosphere. ये चीज़ भी आपको पता है कि जो बायोस्फीयर के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में एनर्जी का ट्रांसफ़र हमेशा होता रहता है, एनर्जी और मैटर का ट्रांसफ़र हमेशा होता रहता है. Let us look at some processes involved in the maintenance of the above balance. हम कुछ processes के बारे में देखते हैं जिनसे कि ये बैलेंस जो है वो बना रहता है और हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब नहीं होता है. तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द वाटर साइकिल. आपने प्रीवियस क्लासेस में भी वाटर साइकिल पढ़ी होंगी. Here also we are going to discuss it in detail. You have seen how water evaporates from the water bodies and subsequent condensation of this water vapor leads to rain. आपने पढ़ा होगा कि जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनसे वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है, और जब वो वाटर कंडेंस होकर फिर से रेन के फॉर्म में अर्थ पर आता है. ये चीज़ हम ऑलरेडी जानते हैं, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है. बट वी डोंट सी द सीज एंड ओशंस ड्राइंग अप. लेकिन हमने कभी भी ये नहीं देखा है कि जो सी है या जो ओशन है वो पूरा सूख गया हो, वो पूरा ड्राई हो गया हो. सो हाउ इज़ द वाटर रिटर्निंग टू दीज वाटर बॉडीज़, राइट? तो इन वाटर बॉडीज़ में जो वाटर है वो वापस कैसे आता है? The whole process in which water evaporates and fall on the land as rain
and later flows back into the sea via rivers is known as water cycle. और ये पूरी प्रोसेस जब वाटर इवेपोरेट होकर उड़ गया, उसके बाद उसका कंडेंसेशन होना, क्लाउड्स बनना और क्लाउड्स से रेन के फॉर्म में फिर से अर्थ पर वापस आना, इस पूरी साइकिल को, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल. दिस साइकिल इज़ नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल एज दिस स्टेटमेंट. और ये जो साइकिल है ये उतनी सिंपल या उतनी सीधी सादी नहीं है जितना कि हम इस स्टेटमेंट से समझ रहे हैं. इवेपोरेशन, कंडेंसेशन बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होती हैं और इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मिली होती हैं. राइट. ऑल ऑफ द वाटर दैट फ्लोज ऑन द लैंड डज नॉट इमीडिएटली फ्लो बैक इनटू सी. जितना भी पानी लैंड पर आया है बारिश के फॉर्म में, वो इमीडिएटली पूरा का पूरा सी में या ओशन में मिक्स नहीं होता है. सम ऑफ इट सीप्स इनटू द सॉइल and becomes part of underground reservoir of the fresh water. सॉइल का कुछ पार्ट जो है, वाटर का जो रेन वाटर है उसका कुछ पार्ट जो है वो ज़मीन के अंदर जमा हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. और ये जो वाटर है जो कि ज़मीन के अंदर डिपॉजिट हो गया है या जमा हो गया है वो फ्रेश वाटर होता है. Some of this underground water find its way to the surface through springs. और ये जो अंडरग्राउंड वाटर है वो स्प्रिंग के फॉर्म में भी बाहर आ जाता है. और we bring it to the surface for our use through wells और ट्यूब वेल, या फिर हम वेल और ट्यूब वेल की हेल्प से भी इस अंडरग्राउंड वाटर को अपने यूज़ के लिए निकाल सकते हैं. Water is also used by terrestrial animals and plants for various life processes. जो वाटर होता है उसको जो दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो भी यूज़ करते हैं. राइट. हमको पता है जो प्लांट है उसको बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं और वाटर के बहुत सारा यूज़ हैं फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Let us look at another aspect of what happens to water during the water cycle. अगर हम एक और चीज़ समझें कि exactly क्या होता है वाटर साइकिल में वाटर के साथ. So as you know, water is capable of dissolving a large number of substances. आपको ये चीज़ पता है कि जो वाटर है वो अपने में चीज़ों को डिज़ोल्व करने की प्रॉपर्टी रखता है. As water flows through or over rocks containing soluble minerals, some of them get dissolved in the water. जब भी जो वाटर है वो स्टोन्स के ऊपर से बहता है, तो अगर किसी स्टोन में मिनरल्स हैं तो वो जो मिनरल्स हैं वो वाटर में मिक्स हो जाते हैं. बिकॉज जो वाटर है वो अपने में चीज़ों को डिज़ोल्व करने की प्रॉपर्टी रखता है. Thus, rivers carry many nutrients from the land to the sea. और यही कारण होता है कि जो रिवर्स होती हैं, जब रिवर का पानी ओशन में जाता है तो उस पानी के साथ साथ लैंड के बहुत सारे न्यूट्रिशंस भी सी में चले जाते हैं. एंड दीज आर यूज्ड बाय द मरीन ऑर्गेनिजम्स. और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको कौन यूज़ करते हैं? मरीन ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सलाइन वाटर में रहते हैं या सीज और ओशन में रहते हैं. राइट. सो इस तरीके से ये जो वाटर साइकिल है वो वर्क करती है. नाउ जैसे ये वाटर साइकिल है वैसे ही बहुत सारी दूसरी साइकिल्स होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल. राइट. So we are going to discuss about these cycles in detail in our next class. So that's all for today's class, students. Thank you.